नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी शिक्षण विधियों का भाग 3। तीसरा वीडियो रहेगा हमारा ये हिंदी शिक्षण विधियों का और ये अंतिम वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, 3 वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण हिंदी शिक्षण विधियाँ मिलेगी यहाँ पे। अब इनके बाद आपको 3 वीडियो मिलेंगे जिनके अंदर आपको 50-50-50 के हिसाब से 150% मिलेंगे हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित। तो दोस्तों, आप अंत तक मेरे साथ ये वीडियो देखते रहें और अभी तक अगर आपने कुचामन ऑनलाइन क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर न्यू वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। अब देरी किए बिना हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कौशलों के बारे में। हिंदी शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में जो कौशल है हमारे, वो भाषाई कौशल कौन कौन से, या भाषाई जो कौशल है उनका विकास कैसे होता है। तो दोस्तों, कौशल होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। आप सभी को पता है कि कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे सुनना, सुनना से संबंधित कौन सा हो गया? श्रवण कौशल। बोलना, बोलने से कौन सा हो गया? उच्चारण कौशल। पढ़ना, पढ़ने से कौन सा हो गया? वाचन कौशल। और लिखना, लिखने से संबंधित कौन सा हो गया? लेखन कौशल। दोस्तों, एक एक कौशल के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि सुनने से संबंधित कौन सा कौशल होता है। तो सुनने से संबंधित होता है श्रवण कौशल। बोलने से संबंधित, अगर हम बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे अपने मुँह से, तो क्या हो जाएगा? उच्चारण कौशल। पढ़ना, पढ़ने से कौन सा हो गया? वाचन कौशल। और लिखने से कौन सा हो गया? लिखने से हो गया लेखन कौशल। सुनना, लिस्टनिंग। बोलना, स्पीकिंग। पढ़ना, रीडिंग। लिखना, राइटिंग। अब हम आगे शुरू करते हैं हमारे श्रवण कौशल से कि श्रवण कौशल क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे श्रवण कौशल। श्रवण कौशल, इसका उद्देश्य और महत्व क्या क्या है। इसमें बालकों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। किसमें होता है? श्रवण कौशल के अंदर बालकों की जो ज्ञानेंद्रियां होती है उनका विकास होता है। बालकों में श्रवण के प्रति जागरूकता पैदा होती है। श्रवण कौशल, श्रवण कौशल का मतलब क्या होता है? सुनना। और सुनने से श्रवण कौशल होता है, इससे क्या है? बालकों में सुनने के प्रति क्या होती है? जागरूकता पैदा होती है। अब हम आगे देखते हैं श्रवण कौशल की विधियाँ। श्रवण कौशल की विधियाँ कौन कौन सी है? तो दोस्तों, श्रवण कौशल की पहली विधि है वो है श्रुत लेखन अभ्यास विधि। क्या है? श्रुत लेखन अभ्यास विधि। कि हम श्रवण कौशल को बालकों के अंदर कैसे विकसित कर सकते हैं, उनके लिए पहली विधि है श्रुत लेखन अभ्यास विधि। इस विधि में अध्यापक बोलता है और बालक उसे सुनकर लिखते हैं। श्रुत लेखन अभ्यास विधि, इसके अंदर जो अध्यापक है वो तो क्या करता है? बोलता है। कोई भी वाक्य ले लो या गद्य या पद्य कुछ भी ले लो, अध्यापक तो बोलता है और जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं? उसको सुनते हैं और सुनकर फिर क्या करते हैं? लिखते हैं। इस विधि में बालकों के श्रवण कौशल और लेखन कौशल दोनों का विकास होता है। जैसे ही अध्यापक बोलेगा, अब अध्यापक सामने खड़ा है, वो बोल रहा है, यहाँ पे बालक बैठे हैं, तो बालक अध्यापक की वाणी को सुनेंगे तो उनके श्रवण कौशल का विकास होंगे और फिर वो लिखेंगे तो किसका होगा? लेखन कौशल का विकास होगा। श्रुत लेखन के माध्यम से बालकों की वर्तनी और वर्णागति संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। श्रुत लेखन होता है, इससे क्या करते हैं? बालकों की जो वर्तनी से संबंधित अशुद्धि होती है या जो वर्ण लिखने की गति होती है उसकी जो अशुद्धि होती है उसको क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का 10 से 15% समय श्रुत लेखन के लिए रखा गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर के लिए भाषा शिक्षण के लिए श्रुत लेखन का समय कितना है? तो 10 से 15% समय। और उच्च स्तर पर यह समय कितना है? 3 से 5% समय रखा गया है उच्च स्तर पर, और प्राथमिक स्तर पर रखा गया है 10 से 15% समय श्रुत लेखन के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और लाइक करें। और दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी, कोई सा भी आपका साथी है जो सीटेट, रीट, यूपी टेट, एमपी टेट, बी टेट, एच टेट किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा है तो उसके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आगे हमें प्राथमिक स्तर के लिए पठित अंश का तथा उच्च स्तर के लिए अपठित अंश का श्रुतलेख लिखवाना या लेना लाभकारी होता है। जो प्राथमिक स्तर होता है उसके लिए तो पठित अंश उसके द्वारा पढ़ा हुआ है बालक के वह
द्वारा पढ़ा हुआ अंश है उसको लिखवाना, और उच्च स्तर होता है उसके लिए अपठित, जो अपठित अंश होता है उसका श्रुतलेख लिखवाना लाभकारी होता है। इस विधि में अध्यापक पूरे अंश को 3 बार बोलकर सुनाता है। किसमें? इस विधि के अंदर जो हमारी श्रुतलेख विधि है इसके अंदर अध्यापक है जो पूरी जो अंश होता है उसको कितनी बार बोलकर सुनाता है? 3 बार बोलकर सुनाता है। नेक्स्ट विधि है हमारी वाद विवाद विधि। आगे हम देखेंगे वाद विवाद विधि के बारे में। इसमें अध्यापक की भूमिका गौण होती है। तो दोस्तों वाद विवाद जो विधि है इसके अंदर अध्यापक की भूमिका कैसी होती है? गौण होती है। वाद विवाद में किसी भी विषय वस्तु के पक्ष तथा विपक्ष में चर्चा की जाती है। जो वाद विवाद विधि है इसके अंदर जो विषय वस्तु होती है उसके पक्ष और विपक्ष के अंदर चर्चा की जाती है, और बालक श्रवण कौशल के माध्यम से उस वाद विवाद को बहुत ध्यान से सुनते हैं। अब कैसे होता है वाद विवाद? क्या आपने कक्षा के अंदर देखा होगा कि कक्षा के अंदर 2 बच्चे आमने सामने खड़े हो जाएंगे, सामने जाके क्लास में सामने बच्चे रहेंगे। अब कोई सा भी टॉपिक ले लेंगे, एक टॉपिक ले लिया, उस टॉपिक पे ये पक्ष और विपक्ष के मत रखेंगे और बच्चे क्या करेंगे? इन दोनों के पक्ष और विपक्ष को सुनेंगे। तो इससे क्या होगा? श्रवण कौशल का विकास होगा। नेक्स्ट विधि है हमारी भाषण विधि। अब भाषण विधि से कैसे श्रवण कौशल का विकास होता है? भाषण देना भी अपने आप में कला है। भाषण देना भी अपने आप में कला है। अब बहुत से छात्र होते हैं या बहुत से अध्यापक या बहुत से बालक ले लो आप, जो क्लास के सामने जाकर बोल भी नहीं सकते हैं, बोलने से बहुत घबराते हैं। जबकि बहुत सारे अध्यापक ले लो, छात्र ले लो या कोई भी ले लो, जो सामने जाके कितने भी सामने खड़े हो बैठे हो वो बोल सकते हैं आराम से। तो ये भाषण देना भी क्या होती है? कला होती है। भाषण जितना ज़्यादा प्रभावी होगा श्रोताओं पर उतना ही असर होगा। जो भाषण होता है वो जितना ज़्यादा प्रभावी होगा श्रोताओं पर उसका उतना ही असर क्या होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट विधि है हमारी कविता पाठ। अब कविता पाठ से श्रवण कौशल का विकास कैसे होता है? कविता पाठ में अध्यापक बालकों को उतार चढ़ाव का ध्यान रखते हुए कविता पाठ करके सुनाता है। कविता पाठ में क्या करता है अध्यापक होता है, वो एक लेख के साथ और उतार चढ़ाव का ध्यान रखते हुए बालकों को एक कविता सुनाता है, और बालक भी शिक्षक को सुनकर उसी उतार चढ़ाव के साथ कविता पाठ करते हैं। अब अध्यापक बोलेगा, वो कविता बोलेगा, उसमें वो जहाँ पे अधिक आवाज़ में या जहाँ पे धीमी आवाज़ में, जहाँ पे लेख के साथ वो बोलता है वही बालक सुनते हैं। वो बालक सुनेंगे तभी उसी उतार चढ़ाव उसी लेख के साथ बालक बोल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी चौथी विधि श्रवण लेखन की, कविता पाठ। नेक्स्ट है हमारी सहस्वर पाठ। कौन सी है? सहस्वर पाठ। ये पाठ कविता पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। इसमें अध्यापक उचित लय व ताल के साथ स्वरों का ध्यान रखते हुए कविता पाठ करते हैं। तो दोस्तों जो सहस्वर पाठ है ये कविता पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि है। इसमें अध्यापक होता है जो लय और ताल के साथ स्वरों का ध्यान रखते हुए क्या करता है? कविता का पाठ करता है। बालक भी उन्हें सुनकर वैसा ही अनुकरण करते हैं। बालक भी क्या करते हैं? उनको सुनेंगे और वैसा ही अनुकरण करेंगे। नेक्स्ट विधि है हमारी अंत्याक्षरी विधि। अब अंत्याक्षरी विधि में क्या होता है? अंत्याक्षरी विधि, इसमें बालकों के 2 समूह होते हैं। इसमें कविता का अंतिम अक्षर जहाँ खत्म होता है उसी अक्षर से दूसरा समूह नहीं कविता सुनाता है। और आप सभी जानते हैं कि अंत्याक्षरी क्या होती है। अंत्याक्षरी में क्या है कि कक्षा के अंदर अगर 40 बच्चे हैं तो उनको 20-20 बच्चों के अंदर विभक्त कर देंगे, और एक समूह है वो कविता सुनाएगा। जिस अक्षर पर उसकी कविता खत्म होगी उसी अक्षर से दूसरे समूह को कविता सुनानी रहते हैं, और बाकी बच्चे होते हैं, एक बच्चा सुनाएगा और बाकी जो बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं? उस कविता को सुनते रहते हैं। यह है अंत्याक्षरी विधि। तो दोस्तों श्रवण कौशल की विधियाँ कौन कौन सी हो गई? श्रुत लेखन अभ्यास विधि, वाद विवाद विधि, भाषण विधि, कविता पाठ विधि, सहस्वर पाठ विधि और अंत्याक्षरी विधि। अब आगे हम देखते हैं उच्चारण कौशल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। आगे हम देखते हैं उच्चारण कौशल। अब उच्चारण कौशल क्या होता है? उच्चारण कौशल का उद्देश्य या महत्व है, यानी बोलना। उच्चारण कौशल का मतलब बोलना। अब उच्चारण कौशल के हम उद्देश्य देख लेते हैं।
समाज में सामंजस्य बनाने हेतु, जो उच्चारण कौशल होता है इसका मतलब क्या है कि समाज में सामंजस्य बनाने के लिए। अब अगर हम समाज में हैं, समाज के अंदर हमें सामंजस्य बनाना है तो हमें वार्तालाप करनी होगी। अगर हम वार्तालाप करेंगे तो क्या करेंगे, हम उच्चारण करेंगे। अगर किसी की सुनेंगे तो वापस उसको बोलेंगे, तभी वार्तालाप होगी। तो क्या होगा, समाज में सामंजस्य बनाने के लिए। राजनीति में प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु। अब राजनीति में प्रतिष्ठा प्राप्त कैसे कर सकते हैं, भाषण देकर। अगर हम बोलकर ही भाषण देंगे, अगर हम भाषण ही नहीं देंगे तो जनता को कैसे पता चलेगा कि इसकी क्या प्रतिष्ठा है या ये क्या करवाना चाहता है। तो क्या है, राजनीति में प्रतिष्ठा भी हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, उच्चारण कौशल से। ज्ञानेंद्रियों का विकास करने में, बोलेंगे तो हमारी ज्ञानेंद्रियों का विकास होगा। दूसरों की नज़र में अपनी छवि बनाने में हेतु, अगर हम दूसरों की नज़रों में अपनी छवि बनाना चाहते हैं तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, और बोलेंगे तो कौन सा होगा, उच्चारण कौशल। शिष्ट आचरण को दिखाने हेतु, क्या, शिष्ट आचरण को दिखाने हेतु। अब आगे हम देखते हैं कि उच्चारण कौशल की विधियां कौन कौन सी है। तो दोस्तों, उच्चारण कौशल की जो मुख्य विधियां हैं वो है वाद विवाद विधि, भाषण विधि, अंत्याक्षरी विधि, सहस्वर पाठ विधि और कविता विधि। ये सभी विधियां हमने श्रवण कौशल के अंदर पढ़ी है। श्रवण कौशल के साथ इनमें क्या करते हैं, हम बोलते हैं तभी सुनेंगे, तो क्या होता है कि श्रवण कौशल और जो उच्चारण कौशल है ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। अगर हम बोलेंगे नहीं तो सुनेंगे क्या, और हमें सुनना है तो बोलना पड़ेगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। यह है उच्चारण कौशल की 5 विधियां। अब हम आगे देखते हैं वाचन कौशल। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे दिया हुआ लाइक का बटन दबाएं और साथ में दिया हुआ शेयर का बटन दबाकर सभी के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें। वाचन कौशल, अब वाचन कौशल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, वाचन का अर्थ होता है, वाचन का अर्थ होता है पढ़ना। जो वाचन है इसका अर्थ क्या होता है, पढ़ना से होता है। इसमें बालकों को किसी भी लेख लिखे हुए अंश को पढ़ने योग्य बनाया जाता है। अब आपके सामने एक बुक है, ये रख दी, इस पे लिखा हुआ है, इस पे लाइनें लिखी हुई है यहाँ पे। अगर आपको पढ़ना ही नहीं आता है तो आप इसका क्या करोगे। तो दोस्तों, जो हमारी ये वाचन कौशल विधि है इसके अंदर क्या किया जाता है, पढ़ना। वाचन का मतलब पढ़ना। इसके अंदर जो कोई भी किताब बुक आपके साथ है उसको पढ़ना सिखाया जाता है। इसके उद्देश्य और महत्व देखते हैं। बालकों को शुद्ध पढ़ना सिखाना। वाचन कौशल के द्वारा क्या करते हैं, जो बालक होते हैं उनको शुद्ध, एकदम शुद्ध पढ़ना सिखाया जाता है। बालकों में किसी भी लिखे हुए लेख को पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना। जो बालक होते हैं उनके अंदर कोई भी जो लेख है उनको पढ़ने की क्षमता विकसित की जाती है इसके द्वारा। अब हम आगे देखते हैं वाचन शिक्षण की मुख्य विधियां या वाचन कौशल की मुख्य विधियां। पहली विधि है हमारी देखो और कहो विधि। कौन सी है, देखो और कहो विधि। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन इतना ही कर रहा हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करके सभी उन दोस्तों के पास पहुंचाएं जो रीट की, सीटेट की, यूपी टेट की, एमपी टेट या कोई भी जो हिंदी की शिक्षण विधियों की जिनको आवश्यकता है उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए, क्योंकि 3 वीडियो के अंदर लगभग 2.5 घंटे के अंदर उनको पूरी शिक्षण विधियां यहाँ पे मिलेगी, और साथ के अंदर आपको 3 वीडियो और मिलेंगे जिनके अंदर 150% रहेंगे 50-50 के हिसाब से। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, जो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है लाइक का बटन, वो दबाकर वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, कमेंट करके भी आप बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखो और कहो विधि, यह है वाचन कौशल की विधि हमारे। इस विधि में बालकों को अध्यापक अक्षरों का ज्ञान न कराकर शब्दों का ज्ञान कराता है। जो देखो और कहो विधि है इसके अंदर जैसे अक्षर हो गया हमारा क, ख, इनका ज्ञान नहीं कराता है, जबकि क्या कराता है, जैसे राम, इसका राम, ये क्या शब्द। देखो और कहो विधि के अंदर शब्द का क्या क्या ज्ञान करवाया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कमल, नयन, इनका क्या करवाया जाता है, ज्ञान करवाया जाता है। जैसे कि कमल कैसे बनता है, तो कमल का कैसे बनेगा, कमल, कमल, क प्लस ए, मैं प्लस ए, ल प्लस ए, तो ये इस प्रकार बनेगा कमल। तो देखो और कहो विधि में किसका ज्ञान कराया जाता है, शब्दों का ज्ञान, जबकि अक्षरों का ज्ञान नहीं करवाया जाता है। नेक्स्ट विधि है अक्षर बोध विधि।
अक्षर बोध विधि के अंदर क्या करवाया जाता है, अक्षर बोध विधि के अंदर शब्दों का बोध न करवा कर किनका करवाया जाता है, अक्षरों का बोध करवाया जाता है। जैसे क, अब क किन से मिलकर बना हुआ है, मैं किन से मिलकर बना हुआ है, ल किन से मिलकर बना हुआ है, एक एक अक्षर का बोध करवाया जाता है अक्षर बोध विधि के अंदर। तो आपको ध्यान रखनी है, देखो और कहो विधि के अंदर शब्दों का ज्ञान, शब्दों का बोध करवाया जाता है, और अक्षर बोध विधि में अक्षर का बोध करवाया जाता है। नेक्स्ट विधि है हमारी अनुध्वनि विधि। कौन सी है, अनुध्वनि विधि। तो दोस्तों अनुध्वनि विधि क्या होती है, इस विधि में अध्यापक बालकों से ध्वनि का अनुकरण करने के लिए कहता है। अनुध्वनि विधि है, इसके अंदर क्या करता है, जो अध्यापक होता है वो बालकों से जो ध्वनि है उसका अनुकरण करने के लिए कहता है। वह शब्द जिन्हें लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है। अब बालक है वो जो शिक्षक है उस या अध्यापक है उसकी ध्वनि का अनुकरण करेंगे। कैसे करेंगे कि कुछ शब्द होते हैं जिन्हें लिखा तो कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है, उसमें अनुध्वनि का प्रयोग किया जाता है। कैसे, अब हम एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे 2 दिए हुए हैं। पुट, PUT, यहाँ पे पुट उ की ध्वनि आ रही है, जबकि BUT UT अब यहाँ पे आ रही है बट एक की ध्वनि। तो दोस्तों इनको हम कैसे सीख सकते हैं, अनुकरण करके। अगर आपने अनुकरण किया है तो भी आपको पता है, नहीं तो आपको पुट को पट भी बोल सकते हैं और बट को बुट भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको पता है, आपने अनुकरण किया है और आपने सीखा है कि जो ध्वनियाँ होती है वो अलग अलग कैसे होती है, तभी इन चीज़ों का आपको पता रहता है। तो ये होती है अनुध्वनि विधि। नेक्स्ट है हमारी ध्वनि साम्य विधि। अब ध्वनि साम्य विधि क्या है, इस विधि में अध्यापक एक समान उच्चारित होने वाले शब्दों को एक साथ सिखाता है। जो ध्वनि साम्य विधि यानी ध्वनि जैसी ध्वनि है, ध्वनि समान विधि, साम्य मतलब समान ले लो आप। अब जैसी समान विधि है, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिए ना, करम, मरम, द्रम, ये तीनों है, इनमें क्या है कि एक समान उच्चारित हो रहे हैं। ये तीनों जो इनकी ध्वनि है वो एक समान सी लग रही है, क्रम ध्रम रम एक समान सी लगती है। तो इस विधि में क्या करते हैं, जो अध्यापक होते हैं एक समान उच्चारित होने वाले शब्द होते हैं उनको क्या सिखाते हैं, एक साथ सिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारी संगति साहचर्य विधि। अब इस विधि में क्या है, संगति साहचर्य विधि। साहचर्य का अर्थ होता है समानता दर्शाना। क्या होता है, समानता दर्शाना। साहचर्य विधि के जनक इटली की मैडम मरियम मोंटेसरी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि संगति साहचर्य विधि की जनक किसे कहा जाता है, मैडम मरियम मोंटेसरी को कहा जाता है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें जिससे सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। इस विधि में शब्दों को उनके चित्रों के साथ या नामों को उनके चित्रों के साथ समानता दर्शाई जाती है। तो दोस्तों जो ये विधि है इसके अंदर क्या है, जो शब्द होते हैं उनको चित्रों के साथ, कोई भी शब्द है उसको एक चित्र बनाकर बताया जाता है कि ये इसका शब्द है, या जो नाम होते हैं उन नाम को लिख के चित्र बना दिया जाता है, या चित्र दे के आपको नाम पूछा जाता है। तो ये होती है हमारी संगति साहचर्य विधि। इसमें भाषा की इकाई शब्द को माना जाता है। क्या माना जाता है, इसमें भाषा की इकाई को शब्द को माना जाता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट विधि, भाषा यंत्र उपकरण विधि। इस विधि में अध्यापक 4 प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता है। भाषा यंत्र उपकरण विधि, नाम से ही पता चल रहा है भाषा यंत्र, तो यंत्र का ही प्रयोग करेगा। भाषा यंत्र उपकरण विधि। अब 4 प्रकार के उपकरण कौन कौन से, टेप रिकॉर्डर, कैसेट, सहायक चित्र और सहायक पुस्तक। सहायक पुस्तक आपकी पुस्तक आ गई, सहायक चित्र जैसे कि आपके पास मैप लेकर आ जाए, या आपको छोटी कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं चिड़ियों के या फलों के बारे में, तो उन फलों के एक एक चित्र लेकर आए, तो ये सहायक चित्र हो गए। कैसेट, अब कैसेट के अंदर क्या है कि कुछ ध्वनियाँ भरी रहती है, या कैसेट से आपको वीडियो भी चलाकर दिखाया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर, जिसे आपको रिकॉर्ड करके आपकी ध्वनि भी सुनाई जा सकती है। यह होती है भाषा यंत्र उपकरण विधि। नेक्स्ट है हमारी संवेद पाठ विधि। अब संवेद पाठ विधि क्या होती है, इसमें अध्यापक और बालक दोनों मिलकर पाठ का वाचन करते हैं। संवेद पाठ विधि के अंदर बालक
और अध्यापक दोनों मिलकर पाठ का वाचन करते हैं। पहले अध्यापक बोलेगा, फिर बालक उसका वाचन करेंगे। यह है वाचन जो हमारा कौशल है उसकी मुख्य विधियाँ कौन कौन सी है। देखो और कहो विधि, अक्षरबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, संगति साहचर्य विधि, भाषा यंत्र उपकरण विधि और संवेद पाठ विधि। तो दोस्तों ये विधियाँ आपको समझ में आई या नहीं आई है, तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि हमारी इतनी समझ में आई है या इतनी नहीं समझ में आई है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे हम देखते हैं वाचन के प्रकार। अब वाचन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों वाचन के प्रकार हैं वो है दो। पहला है सहस्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। सहस्वर वाचन है वो पद्य में किया जाता है और मौन वाचन है वो किस में किया जाता है, गद्य भाग में किया जाता है। अब सहस्वर वाचन है ये क्या होता है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और संवेद वाचन। ये क्या होती है, विधियां समझ लो, या आदर्श वाचन होता है ये अनुकरण करके किया जाता है। और संवेद यानी सामूहिक और संकोचित प्रवृत्ति का वाचन होता है। मौन वाचन है ये क्या होता है, गहन वाचन और द्रुत वाचन। गहन वाचन और द्रुत यानी तीव्र वाचन। अब हम देखते हैं वाचन है इनके प्रकारों के बारे में। तो दोस्तों पहली है मौन वाचन से बालकों की वर्तनी संबंधी या उच्चारण संबंधी अशुद्धि दूर नहीं होती है। अगर हम मौन वाचन करेंगे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं मन में पढ़ रहा हूँ कि राम अयोध्या गया। अब वहाँ पे मैं अयोध्या लिख रहा हूँ, वो मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं अंदर मन में पढ़ रहा हूँ। तो क्या कि जो मौन वाचन होता है इसे वर्तनी संबंधी या उच्चारण संबंधी जो अशुद्धि होती है वो दूर नहीं होती है। मौन वाचन बालकों की चिंतनशीलता का विकास करता है। मौन वाचन है वो चिंतनशीलता की, अगर आप मौन वाचन करोगे तो आप मन ही मन में सोचोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी चिंतनशीलता है उसका विकास होगा। गहन वाचन से बालकों की में एकाग्रता का विकास होता है। गहन, आप बहुत गहनता से पढ़ोगे तो उससे क्या होता है, बालकों की एकाग्रता का विकास होता है। दूरत्व वाचन से बालकों की पठन गति का विकास होता है। अगर आप तीव्र गति से वाचन करोगे तो इससे क्या है कि जो आपकी पठन गति है उसका क्या होगा, विकास होगा। संकोचित प्रवृत्ति के बालकों के लिए संवेद वाचन या सामूहिक वाचन उपयोगी है। जो संकोचित प्रवृत्ति के बालक होते हैं उनके लिए संवेद वाचन या सामूहिक वाचन उपयोगी है। संवेद वाचन जो संवेद पाठ विधि आपने पढ़ाई थी, मैंने आपको बताई थी अभी, उसमें क्या था कि अध्यापक और बालक है वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, पाठ का वाचन करते हैं। अध्यापक पहले बोलेगा और फिर बालक उसके पीछे बोलेंगे। तो इससे संकोचित प्रवृत्ति के बालक होते हैं उनका क्या होता है, उनका विकास होता है। नेक्स्ट है हमारे लेखन कौशल। 3 कौशल पढ़ दिए हैं, अब चौथा कौशल है हमारे लेखन कौशल। अब हम पढ़ेंगे लेखन कौशल के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य और महत्व। बालकों को शब्दों को शुद्ध लिखने की योग्यता प्रदान करना। लेखन कौशल का पहला उद्देश्य है बालकों को शब्दों को शुद्ध लिखने की योग्यता प्रदान करना। इसमें बालकों की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती है। किसमें, लेखन कौशल में बालकों की जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो क्या रहती है, सक्रिय रहती है। बालक शब्दों को सही व उचित प्रकार से लिखना सीखता है। जो बालक होता है वो लेखन कौशल से जो शब्द होते हैं उनको सही और उचित प्रकार से लिखना सीखता है। अब लेखन कौशल की विधियां कौन कौन सी है, तो दोस्तों लेखन कौशल की 5 विधियां हैं। पहली विधि है हमारी रूपरेखा अनुकरण विधि। कौन सी है, रूपरेखा अनुकरण विधि। इसमें अध्यापक बालकों के अभ्यास पुस्तिका में बिंदुओं की सहायता से या उनके हल्के हाथों से आकृति बनाता है। अब रूपरेखा अनुकरण विधि है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पहले पूछे गए हैं। अध्यापक बालकों की जो अभ्यास पुस्तिकाएं होती है उनमें बिंदुओं की सहायता से या हल्के हाथों से आकृति बनाता है। अगर बिंदु दे देंगे इस प्रकार से बिंदु दे देंगे या बिल्कुल हल्के हाथों से आकृति बनाएगा और फिर बालकों से उन्हीं बिंदुओं पर या रेखाओं पर कलम घुमाने के लिए कहा जाता है। बालक इन हल्की रेखाओं का गहरा करके शब्दों को लिखना सीखता है। अब हम शुरू में छोटे बालक को क्या देते हैं कि इस प्रकार से दे देंगे, फिर वो क्या करेगा, इस पे घुमाएगा, अंगुली घुमाए तो ये क्या बन गया, क। तो इससे क्या होगा, उसका लेखन कौशल है वो सुधरेगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में इस विधि के लिए कई अभ्यास पुस्तिकाएं भी उपलब्ध है
और ये क्या है, प्राचीन विधि है। इस विधि के लिए बहुत सारी मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगी पुस्तकें, और ये क्या है, प्राचीन विधि है। नेक्स्ट विधि है स्वतंत्र अनुकरण विधि। स्वतंत्र अनुकरण विधि, इस विधि में अध्यापक बालकों के अभ्यास पुस्तिका में शब्दों को लिखता है और फिर बालकों से उन्हीं शब्दों का अनुकरण करने के लिए कहा जाता है। इस विधि में क्या कहा जाता है कि ये पुस्तक है आपकी, इसके ऊपर एक लाइन लिख देंगे क ख ग ग अड़, फिर यह लाइनें रहेगी, यहाँ पे अनुकरण करके उस पूरे पेज के अंदर बालक को क्या करनी होती है, लिखनी रहती है। तो यह हो गई स्वतंत्र अनुकरण विधि। नेक्स्ट है मोंटेसरी विधि। तो दोस्तों मोंटेसरी विधि, बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मैडम मोंटेसरी ने इस विधि का निर्माण किया। मैडम मोंटेसरी ने इस विधि का निर्माण क्यों किया था, बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के। इसमें कागज के मोटे गत्तों, लकड़ी, प्लास्टिक के टुकड़ों पर शब्दों की उभरी हुई आकृति होती है। जैसे लकड़ी का ये टुकड़ा है, उस पर आपको लिखना है क, ये क है, ये उभरी हुई रूप में होगा, आप हाथ फेरोगे तो आपको क आराम से नजर आएगा। बालक को इन आकृतियों पर अंगुली घुमाने के लिए कहा जाता है। बालक को क्या कहा जाता है, इन जो अक्षर होते हैं लिखे हुए, इनके ऊपर अंगुली घुमाने के लिए कहा जाता है। फिर उन्हें शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। जैसे ही बालक है उसको कहा जाएगा तो बालक यहाँ पे अंगुली घुमाएगा ऐसे, फिर अंगुली घुमाने के बाद उस बालक को इन अक्षरों का क्या ज्ञान करवाया जाता है। इस विधि में बालकों के हाथ है, आँख है और कान है, तीनों क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। यह है मोंटेसरी विधि। नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी विधि। तो पेस्टोलॉजी विधि क्या है, इस विधि में अध्यापक वर्णों के टुकड़े करके फिर उन टुकड़ों को मिलाकर अक्षरों का ज्ञान करवाता है। अब कोई भी वर्ण है, जो विधि है इसमें क्या करता है, वर्ण है क है, इसके टुकड़े कर देगा क प्लस है, फिर इन टुकड़ों को वापस जोड़ेगा, मिलाएगा और अक्षरों का ज्ञान करवाता है। नेक्स्ट विधि है जैकटोट विधि। अब जैकटोट विधि क्या होती है, जैकोटोट विधि। जैकोटोट महोदय के नाम पर इस विधि का नाम जैकोटोट रखा गया। जो जैकोटोट महोदय थे उन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम क्या रखा गया था, जैकोटोट रखा गया था। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहें। इस विधि में अध्यापक द्वारा श्याम पट पर लिखे हुए मूल शब्द को देखकर बालक अपने लिखे हुए शब्द में संशोधन करता है। अब श्याम पट के अंदर, श्याम पट पर अध्यापक लिखेगा कुछ, अध्यापक ने यहाँ पे कुछ लिखा तो छात्र है वो पहले उसके बारे में लिख लेते हैं, फिर जैसे अध्यापक बोर्ड पे लिखेगा तो उसको देख के वो अपने में संशोधन करेंगे। यह विधि बालक को स्वयं संशोधन करने का मौका देती है। क्या देती है, स्वयं संशोधन, यानी अपनी गलती अपने आप सुधारने का मौका देती है। यह हो गई हमारे लेखन कौशल की विधियाँ। तो दोस्तों लेखन कौशल की 5 विधियाँ कौन कौन सी है, रूपरेखा अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, मोंटेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, जैकोटोट विधि। अब हम आगे पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक और सहायक सामग्रियों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक के बारे में कि पाठ्य पुस्तक क्या होती है। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक, अंग्रेजी के बुक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के बीच शब्द से मानी जाती है। जो बुक शब्द है हमारा अंग्रेजी का, इसका उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, जर्मन भाषा के बीच शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, वृक्ष होता है। फ्रांसीसी भाषा में भी इस शब्द का अर्थ वृक्ष की छाल या तख्ती पर लिखने से है। तो जर्मन भाषा में जो बुक है इसका अर्थ क्या होता है, बीच, और बीच का अर्थ क्या होता है, वृक्ष। जबकि फ्रांसीसी भाषा है इसमें इस शब्द का क्या अर्थ है, वृक्ष की छाल या तख्ती पर लिखना है। पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण सरल से कठिन की तरफ होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए और स्थूल से सूक्ष्म की ओर होना चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक हम लेते हैं उसमें जो प्रस्तुतिकरण होता है विषय वस्तु का, वो क्या सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। आगे हम देखते हैं पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व है। अब पाठ्य पुस्तक की में आवश्यकता क्यों है और इसका क्या महत्व है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। जो पाठ्य पुस्तक होती है वो एक साधन है, ये एक साध्य नहीं है। क्या है, एक साधन। इसके माध्यम से शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। पाठ्य पुस्तक की सहायता से जो शिक्षा है हमारी,
इसके जो हमारे उद्देश्य हमने बनाए रखे हैं कि मुझे शिक्षक बनना है। आपका उद्देश्य क्या है? अभी शिक्षक आप क्या ले रखे हो? आपने पाठ्य पुस्तक, आपने पुस्तक ले रखी है, आप उससे पढ़ते हैं, तो क्या आपके लक्ष्य है? जिस दिन आप जॉब लग जाओगे, शिक्षक बन जाओगे, तो आपका जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो पाठ्य पुस्तक है, उससे क्या कर सकते हैं हम? उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है। पाठ्य पुस्तक से ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता अध्यापक व बालक दोनों को होती है। सही बात है, आप अध्यापक हो तो आपको क्या है कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होगी, और बालक है उसको भी क्या होगी? पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होगी। पाठ्य पुस्तक से ज्ञानार्जन में सहायता मिलती है। पाठ्य पुस्तक से आप सभी को पता है कि ज्ञानार्जन में सहायता मिलती है। पाठ्य पुस्तक में सूचनाओं का संग्रह होता है। सही बात है, पाठ्य पुस्तक में क्या? सूचनाओं का संग्रह रहता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में ही जानकारियाँ लिखी रहती है और सभी टीचर्स पाठ्य पुस्तक से ही पढ़कर आपको अध्ययन करवाते हैं। तो क्या सूचनाएं कहाँ से मिलती है उनको? पाठ्य पुस्तक से। पाठ्य पुस्तक से बालकों को गृह कार्य करने में सहायता मिलती है। किससे? पाठ्य पुस्तक से बालकों को गृह कार्य करने में सहायता मिलती है। पाठ्य पुस्तक से विषय वस्तु को पुनः स्मरण करने में सहायता मिलती है। जो हमारा विषय वस्तु है उसको वापस हम अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो किससे पढ़ सकते हैं? पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ सकते हैं। आगे है पाठ्य पुस्तक के गुण, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। एक बार इनको ध्यानपूर्वक देख लें, बहुत मोस्ट है आप सभी के लिए। कोई सा भी एग्जाम हो, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ध्यानपूर्वक देखें इनको। पहला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सही बात है, पाठ्य पुस्तक का गुण कौन सा है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर नहीं होनी चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर होनी चाहिए। स्त्रानुकूल। अब स्त्रानुकूल कि अगर आपके पास 8वीं का बच्चा है और आप उसको 12वीं की पुस्तक दे देते हो तो वो कभी उसके काम नहीं आएगी। जबकि वो अगर 8वीं का है और उसको आप 8वीं की ही पुस्तक देते हो तो उसके क्या आएगी? काम आएगी। आगे है शुद्धता। जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर अगर गलती रहेगी, अगर उसमें शुद्ध नहीं होगा तो वो क्या होगी? किसी भी बालक के लिए क्या नहीं होगी? उपयोगी नहीं होगी। व्यवहारिकता। पाठ्य पुस्तक की जो व्यवहारिकता है, जो उसके अंदर डाला गया है, वो क्या? व्यवहारिकता पर आधारित होना चाहिए। उसका मूल्य भी बालक वहन कर सके उतना ही होना चाहिए। कागज की बनी हुई पाठ्य पुस्तक बहुत उपयोगी है और मुद्रण भी अच्छा होना चाहिए। यह है पाठ्य पुस्तक के गुण। इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। दे देंगे कि निम्नलिखित में से पाठ्य पुस्तक के गुण नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कोई सी 4 ऑप्शन दे देंगे। एक दे देंगे स्त्रानुकूल, एक व्यवहारिकता, एक मूल्य, और एक कोई सा भी ऑप्शन साइड से उठाकर दे देंगे तो आपको बताना रहता है। तो इनसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब हम आगे देखते हैं उपागम, शिक्षण, अधिगम, सहायक सामग्री, लघु माध्यम शिक्षण के अन्य साधन। सबसे पहले हम देखेंगे उपागम के बारे में कि उपागम क्या होता है। तो दोस्तों, उपागम शिक्षण में सुधार लाने के लिए, शिक्षण को बालकों के लिए सरल, रोचक व प्रभावी बनाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही उपागम कहते हैं। शिक्षण में सुधार लाना, बालकों के लिए रोचक या प्रभावी बनाना है। तो अगर हमें शिक्षण में सुधार लाना है, रोचक और प्रभावी बनाना है, तो कुछ साधन हमें प्रयोग में लाना पड़ेंगे और इन साधनों को क्या कहा जाता है? उपागम कहा जाता है। सहायक सामग्री। अब सहायक सामग्री क्या होती है? वह सामग्री जिसके माध्यम से बालक सीखते हैं सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड ले लो, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो एक ब्लैक बोर्ड क्या हो गई? सहायक सामग्री हो गई, क्योंकि उससे बालक सीखते हैं। दूसरे शब्दों में वह सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण को प्रभावी बनाया जाए शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। तो बोर्ड से हम क्या बनाते हैं? ब्लैक बोर्ड से हम क्या बनाते हैं? जो हमारी शिक्षण का कार्य होता है उसको हम प्रभावी बनाते हैं, तो ये क्या हो गई? सहायक सामग्री हो गई। दोस्तों, ये सहायक सामग्रियाँ होती है, ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री और सर्वे दृश्य सामग्री। इनमें से बहुत बार एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। रीट हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, सभी इनके नाम जरूर याद करें।
सर्वे सामग्री, सर्वे सामग्री में कौन से आएंगे? टेप रिकॉर्डर सर्वे सामग्री है, रेडियो, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन। दृश्य सामग्री, अब दृश्य सामग्री में कौन कौन से आते हैं? चार्ट, मॉडल, मानचित्र, श्यामपट्ट, प्रोजेक्टर, चित्र विस्तारक यंत्र या प्रत्यक्ष वस्तुएं और स्लाइड्स। और तीसरा है हमारा सर्वे दृश्य सामग्री। तो सर्वे दृश्य सामग्री है दूरदर्शन, कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म और वीडियो टेप। दोस्तों डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो क्या होती है ये होती है 10 मिनट से या 10-15 मिनट से लेकर 35 से 40 मिनट की जो शिक्षाप्रद फिल्म होती है उसे ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।